लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 42 तक रिवाइज कर लिया था। अब हमको कहां से पढ़ना है मेरे बच्चे? सेक्शन नंबर 43 से। 43 क्या बोलता है? कंपनी के शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी के शेयर्स कितने तरह के होते हैं मेरे बच्चे? दो, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स भी दो तरह के होते हैं, विथ वोटिंग राइट्स, विथ डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स, विथ वोटिंग राइट्स और विथ डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स। अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होता है, इसके बारे में रूल नंबर 4 में लिखा हुआ है। डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स मतलब ऐसे शेयर्स जिनको इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स से ज्यादा डिविडेंड या ज्यादा वोटिंग मिलती है, और ऐसे शेयर्स को इशू करने से पहले कुछ कंडीशंस को क्या करना पड़ता है? फुलफिल। कंपनी के एओए में इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रोविजन। डीवीआर इशू करने के लिए कंपनी क्या पास करेगी? ओआर। क्या पास करेगी? ओआर। लिस्टेड कंपनी है तो ओआर किससे पास होगा? पोस्टल बैलेट से। और अदर कंपनी है तो जनरल मीटिंग में पास करेगी। डीवीआर वालों के पास मैक्सिमम कितनी वोटिंग पावर होती है? 74%। मतलब इशू करने से पहले का डीवीआर और जो आप इशू कर रहे हो वो दोनों मिला के मैक्सिमम उनके पास वोटिंग पावर कितनी होनी चाहिए? 74। कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न का फाइल करने में पिछले 3 सालों में कोई डिफॉल्ट? 3D, डिविडेंड, डिपॉजिट, डिबेंचर्स का पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट? लोन लिया हो, लोन का रीपेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट? लेकिन डिफॉल्ट सही कर दिया तो सही करने के 5 साल बाद कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे सैलरी, ग्रेचुइटी, बोनस पेमेंट नहीं दिया तो आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। और कोर्ट ने पिछले 3 सालों में आपके ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज, सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग, आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग कोई पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज, तब जाके आप क्या इशू कर सकते हो? डीवीआर। और इन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होती है? वोटिंग राइट्स, जो कहां लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 40। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या होती है मेरे बच्चे? वोटिंग राइट्स। सेक्शन नंबर कौन सा है? 47। ईच एंड एवरी रिजोल्यूशन, कोई सा भी रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करो, उसके ऊपर वोट देने का अधिकार किसके पास है मेरे बच्चे? इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग पावर होती है? नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स के पास कोई वोटिंग पावर, लेकिन 4 सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर्स के पास क्या आ जाती है? वोटिंग राइट्स। जब उनके राइट्स अफेक्ट होते हैं, या वाइंडिंग अप होता है, या उनकी कैपिटल का रीपेमेंट करते हैं, वाइंडिंग अप पे रीपेमेंट करते हैं ना, या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 2 साल से अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला तो तीसरे साल से ईच एंड एवरी रेजोल्यूशन के ऊपर उनको वोट देने। ध्यान रखना, ऊपर वाले 3 पॉइंट में सिर्फ उस पर्टिकुलर डिस्कशन के ऊपर वोट देने का अधिकार नहीं है, सॉरी अधिकार है, लेकिन अगर 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला तो तीसरे साल से जितने भी रिजोल्यूशन पास होंगे उन सब के ऊपर वोटिंग आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स के पास। तो सेक्शन नंबर 43 में 2 तरह के शेयर्स बताए, और 47 में क्या बताया? वोटिंग राइट्स। सेक्शन नंबर 44 क्या होता है? कंपनी के शेयर्स होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको एक इंसान से दूसरे इंसान को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। 45 डिस्टिंक्टिव नंबर, हर शेयर पे क्या होता है? एक नंबर डिस्टिंक्टिव, और इसके ऊपर शेयर सर्टिफिकेट पे साइन कौन करता है? 2 डायरेक्टर। कितने डायरेक्टर साइन करते हैं? बोलो आया। तो कौन कौन सा सेक्शन हो गया? 43 हो गया, 44, 45, 46, 47। 47 तक हमारा हो चुका। अब अगला सेक्शन क्या आता है? 48। क्या कंपनी मेंबर्स के राइट्स में वेरिएशन कर सकती है? हाँ, जनरल मीटिंग बुला के, यहाँ क्लास मीटिंग, जनरल मीटिंग बुलाएगी तो कितनी कंसेंट? 3/4। क्लास मीटिंग बुलाएगी तो क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। जैसा भी है आपको इसके बाद क्या फाइल करना पड़ेगा? MGT 14, 30 दिन में। तो इस तरह से कंपनी अपने मेंबर्स के राइट्स में क्या कर लेती है? वेरिएशन। जैसे मेंबर्स के राइट्स में वेरिएशन मतलब उनको जो राइट मिलता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड में वेरिएशन कर रहे हो। मान लो उसको 10% मिलता था, अब 5% करना चाहते हैं, 6% कम करना चाहते हैं, तो क्या बुलाएंगे? जनरल मीटिंग या क्लास मीटिंग। अच्छा, जनरल मीटिंग बुलाई तो 3/4 कंसेंट किसकी लेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स की कि सभी की? ओनली प्रेफरेंस शेयर्स जिनके राइट में इफेक्ट। ठीक है। सबसेक्शन नंबर 2, 48 का सबसेक्शन नंबर 2, राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है कौन है मेरे बच्चे?
डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, डिसेंटिंग मतलब जिन्होंने अगेंस्ट में वोट दिया है, जिन्होंने, जैसे अपन ने देखा एसआर पास करना है, 75% कंसेंट चाहिए, 80% मिल गए, लेकिन 20% ने ना बोला, तो ना बोलने वाले को क्या बोलेंगे? डिसेंटिंग। ना बोलने वाले को क्या बोलेंगे? डिसेंटिंग। तो वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर, ऊपर जो सबसेक्शन नंबर 1 में रेजोल्यूशन पास हुआ था वेरिएशन ऑफ मेंबर साइड, क्या उसको कैंसिल करवा सकते हैं? हाँ, उसको कैंसिल कैसे? 21 दिन में एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन भेजेंगे। 21 दिन कहां से? जब से स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया ऊपर, किसके पास जाएंगे? एनसीएलटी। एनसीएलटी इसकी क्या करेगा मेरे बच्चे? हियरिंग। और हियरिंग के बाद क्या पास कर देगा मेरे बच्चे? ऑर्डर। और ऑर्डर जो पास हुआ किसको पास होगा? कंपनी को। और कंपनी उसके ऑर्डर की कॉपी किसको फाइल कर देगी? यानी कि जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स को कितने परसेंट डिविडेंड दे रहे थे पहले? 10%। ये डिविडेंड शेयर होल्डर का नाम, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं? 6% प्रेफरेंस शेयर, यानी कि डिविडेंड की रेट पहले कितनी थी? 10। अब डिविडेंड की रेट कितनी करने वाले हैं? 6। अरे कम करने वाले मेरे बच्चे। तो इसके लिए हमने सबसेक्शन नंबर 1 में क्या पास करा? ऐसा। लेकिन डिसेंटिंग शेयर होल्डर कहां पहुंच गया? डिसेंटिंग शेयर होल्डर कहां पहुंच गया? तो एनसीएलटी ने बोला 6% को कैंसिल करो, वापस पहले की तरह कर दो। कितना परसेंट कर दो? 10। बोलो आया? बोलो आया? ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा सेक्शन? 48। 49 क्या होता है? जब भी कंपनी कॉल्स की डिमांड करती है यूनिफॉर्म बेसिस पे, जैसे फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मांगे तो 2 रुपए सबसे मांगेगी, ऐसा होता है क्या? तुमसे 2, तुमसे 3 नहीं। सेक्शन नंबर 50, क्या कंपनी कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकती है? हाँ, अगर एओए में प्रोविजन है तो, अदरवाइज। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपनी को, कितना? मैक्सिमम कॉल्स इन एडवांस पे 12% और कॉल्स इन एरियर पे 10, है ना? तो कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट? 12% मैक्सिमम लिख देते हैं यहां पे। क्या उस कॉल्स इन एडवांस के ऊपर उनको वोटिंग करने का अधिकार? जैसे पोल की डिमांड हो गई तो पोल में तो पेड अप कैपिटल के अकॉर्डिंग देते हैं, तो क्या कॉल्स इन एडवांस जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया उन्होंने, उसके ऊपर डिविडेंड या वोटिंग राइट्स मिलती है क्या? नहीं। रीजन, बिकॉज द पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ये पेड अप कॉल्स इन एडवांस पेड अप कैपिटल का पार्ट, किसका पार्ट है? करंट लाइबिलिटी का। बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी के नाम से आएगा, और वोटिंग और डिविडेंड पेड अप कैपिटल के ऊपर होती है। सेक्शन नंबर 51, कंपनी जब भी डिविडेंड देगी तो डिविडेंड की कैलकुलेशन किसके ऊपर होगी? पेड अप कैपिटल के ऊपर। 52 किसका होता है? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। फेस वैल्यू से ज्यादा में शेयर्स इशू करते तो क्या बोलते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम का अमाउंट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में आता है। क्या नाम से? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एसपीआर मत लिखना, एसपीए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और इस चाहे प्रीमियम का अमाउंट कैश में मिला हो, चाहे प्रीमियम का अमाउंट काइंड में मिला हो, चाहे प्रीमियम का अमाउंट कैश में, चाहे प्रीमियम का अमाउंट काइंड में, तो वो किस में ट्रांसफर होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। और इस प्रीमियम का इस्तेमाल कितनी जगह कर सकते हैं? 5। तो अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने हुए? इंड एएस के बेसिस पे कैसे बने हुए? तो आप इस सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कितनी जगह कर सकते हैं? 3। कौन कौन सी? दूसरा और चौथा पॉइंट हट जाएगा, दूसरा और चौथा पॉइंट, लेकिन तीसरे पॉइंट भी में मॉडिफिकेशन आ जाएगा। तीसरे पॉइंट में सिर्फ क्या आता है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल डिबेंचर हट जाएगा। डन? सबको पता है ये वाली चीज, नॉर्मल सा पॉइंट था। 53, क्या कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? डिस्काउंट का मतलब होता है फेस वैल्यू से कम में कि मार्केट वैल्यू से कम में? फेस वैल्यू। तो ध्यान रखना, मार्केट वैल्यू से कम में इशू करते, जैसे ईएसओएस में करते हैं, तो डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट कब होता है? जब हम शेयर्स को फेस वैल्यू से कम में इशू करते हैं। आया समझ? लेकिन ध्यान रखना, डिस्काउंट पे कभी कंपनी शेयर्स इशू, ठीक है, अगर इशू कर दिया तो पैसे क्या करने पड़ेंगे? रिफंड विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की रेट क्या है? 12%। लेकिन एक्सेप्शन है, कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, या कंपनी ने किसी से लोन लिया है, डेट लिया है, अब उसका पेमेंट नहीं कर पा रही, तो उस डिबेंचर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर में।
बैंक के लोन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स में। तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिस्काउंट पे जा रहा है, क्या कर सकते हैं? हाँ, बट कौन सी पॉलिसी के अकॉर्डिंग? दैट रीस्ट्रक्चर स्कीम के थ्रू, जो आरबीआई से अप्रूव है, या रिजोल्यूशन प्लान के थ्रू। नेक्स्ट 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स, पसीने वाले शेयर्स। तो पसीने वाले शेयर्स किसको देते हैं? जो मेहनत करता है। मेहनत कौन करेगा? डायरेक्टर और एम्प्लॉय। किस पे देते हैं? डिस्काउंट पे, या फिर अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब गुडविल, वैल्यू एडिशन, जो कंपनी का नाम रोशन किया है उसके बदले में किसको देते हैं मेरे बच्चे? एम्प्लॉय और डायरेक्टर को, एज अ रिवॉर्ड फॉर वैल्यू एडिशन एंड गुडविल। मस्ट बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ। तो कौन से शेयर्स देते हैं? जो शेयर्स पहले हम इशू, जैसे इक्विटी शेयर्स पहले इशू कर सकते, इक्विटी शेयर्स ही देंगे वही वाले। कंडीशन क्या है? इसके लिए कंपनी क्या पास करेगी? एसआर। और एसआर कितने समय के लिए वैलिड है? 12, यानी कि 12 महीने में अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो वापस से क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। लॉक इन पीरियड कितने साल का है? 3, यानी कि 3 साल तक वो शेयर्स को बेच। लिमिट कितने इशू कर सकते हैं? डीवीआर की लिमिट क्या है? 15% और 5 करोड़, विच एवर इज हायर। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने के डीवीआर इशू कर सकते हैं? 15% और 5 करोड़, विच एवर इज हायर। लेकिन ये लिमिट 25% से ज्यादा, समझ में आया? और इसमें 25% किसका लेंगे? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का। लेकिन स्टार्टअप कंपनी में ये 25 की लिमिट क्या है? 50। और स्टार्टअप कंपनी को स्टार्टअप कितने साल तक बोलते हैं? 10 साल तक। कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर्स का क्या मेंटेन करना पड़ेगा? रजिस्टर। कौन से फॉर्म में? SH3 में। जो ये नॉन कैश आइटम है, जैसे गुडविल है, तो ये बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? असेट साइड। जिसको हर साल क्या करते हैं? अमोर्टाइज। जैसे असेट्स पे डेप्रिसिएशन, टेंजिबल पे, इनटेंजिबल पे जो डेप्रिसिएशन लगता है उसको क्या बोलते हैं? अमोर्टाइज। कैसे होगा? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इसकी वैल्यूएशन कौन करेगा? रजिस्टर्ड। जैसे आयुष है, आयुष बोलता है कि सर मैंने आपका 1 करोड़ की गुडविल बढ़ाई है। मैंने बोला तेरे बोलने से क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को लेके आएंगे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, वो वैल्यूएशन करेगा कि इसने कितने का नाम रोशन किया है, तो उतने के स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। बोलो आया? तो ये आपका 54 हो गया। नेक्स्ट है 55 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तो कब इशू करते हैं? जब एओए में इसके लिए कंपनी के क्या हो? प्रोविजन। और कंपनी ने पहले कभी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करने में डिफॉल्ट, और इसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। और मैक्सिमम कितने समय के लिए इशू कर सकती है? 20। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कितने साल के लिए इशू कर सकती है? 30 साल के लिए। कितने साल के लिए मेरे बच्चे? 30 साल के लिए। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 30 साल के लिए इशू किया है तो 21वें साल से कम 10% का क्या करना पड़ता है उनको? रिडम्पशन। चलो अब रिडम्पशन की बात करते हैं। रिडम्पशन सिर्फ कौन से शेयर्स का होगा? फुल्ली पेड अप। रिडम्पशन के लिए पैसा कहां से आएगा? सोर्सेस कहां से आएगा? तो रिडम्पशन के लिए पैसा कहां से आएगा? पहले बात करते हैं प्रिंसिपल की। जैसे मान लो हम रिडम्पशन कर रहे हैं 1 लाख रुपए का। कितने के डिबेंचर है? सॉरी डिबेंचर नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स। कितने के? और रिडम्पशन हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। मान लो प्रीमियम कितना है? 5000। तो टोटल हम शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करने वाले हैं? 1,05,000। तो ये पैसे कहां से आएंगे? तो पहले प्रिंसिपल वैल्यू 1 लाख रुपए कहां से आएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, यहां से आएगा। और जितना अमाउंट प्रॉफिट से निकालोगे उतना अमाउंट किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा? एग्जाम्पल 30,000 रुपए हम यहां से ला रहे हैं, तो CRR में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? 30,000। बाकी हम फ्रेश इशू ला रहे हैं कितने का? 70,000 का। क्या ला रहे हैं? तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि 1,05,000 का रिडम्पशन कर रहे हैं, 1,05,000 में 5,000 रुपए का प्रीमियम है, तो बताओ CRR में कितना ट्रांसफर होगा जब हम प्रॉफिट में से रिडम्पशन करेंगे? 30,000। और 70,000 रुपए कहां से आएंगे? फ्रेश इशू। तो CRR में कितना ट्रांसफर होगा? 30,000 सिर्फ। जितना रिडम्पशन हम प्रॉफिट में से करेंगे उतना ही अमाउंट किसमें ट्रांसफर होगा? CRR में। और प्रीमियम का पैसा कहां से आता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से या फिर प्रॉफिट से। अगर एक कंपनी रिडम्पशन करने में फेल हो जाती है, अगर रिडम्पशन करने के लिए पैसा अवेलेबल नहीं है, तो पहले किसकी अप्रूवल लगेगी? NCLT। और
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की भी कितनी कंसेंट, 3/4। जैसे मान लो तुम लोग हो, तुम लोग को मैं रिडम्पशन करने में सक्षम नहीं हूं, मैं तुम लोग का रिडम्पशन, तो मैंने बोला सुनो भाई, तुम्हारे डिबेंचर थे 20 साल के, पेमेंट तो कर नहीं पाया मैं, 5 साल का और टाइम दे दो, 5 साल बढ़ा दो, 5 साल बढ़ा दो, रोल ओवर बोलते हैं इसको, एक्सटेंड कर देना, 5 साल बढ़ा दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो तुमसे कितनी कंसेंट चाहिए, 3/4। कितनी कंसेंट, और साथ ही साथ किसकी अप्रूवल, दोनों की चाहिए, साथ ही साथ किसकी अप्रूवल, एनसीएलटी। तो इस तरह से तुमने हां बोल दिया तो वो टेन्योर क्या हो जाएगा, एक्सटेंड। कितने साल का हो गया, 25। तो ये माना जाएगा कि वो प्रेफरेंशियस रिडम्पशन हो गए। वो 20 साल वाले क्या हो गए, अब ये 5 साल वाले नए हैं। 5 साल वाले क्या हैं, ओल्ड शेयर डीम टू बी रिडीम, ओल्ड वाले शेयर्स क्या माने जाएंगे, रिडीम। समझ में आया। लेकिन तुम में से जो फूफाजी है, डिसेंटिंग है, उनको तो पेमेंट कर देंगे। अब वो मान ही नहीं रहा, नहीं करना मुझे एक्सटेंड, में घर में ब्याह है, मेरे को तो पैसा चाहिए, ले जा भाई, फिर तो मैं कहीं ना कहीं से लाऊंगा। बोलो आया समझ, क्लियर है। चलो 55 हो गया। 56 ट्रांसफर की प्रोसेस। ट्रांसफर की प्रोसेस क्या होता है, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने शेयर्स बेचता है, मिस्टर ए मिस्टर बी को, बहुत सिंपल है, मिस्टर ए मिस्टर बी को बेचता है तो कैसे बेचेगा, एक फॉर्म बनाएगा SH4 शेयर ट्रांसफर डीड अलोंग विद शेयर सर्टिफिकेट, किसको देगा, मिस्टर बी। मिस्टर बी उस पर नाम, एड्रेस, साइन और स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट कर देगा। स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगती है मेरे बच्चे, 0.015%, है ना। कौन सी स्टैम्प, अडेसिव, जिसके फेस पे क्या करना पड़ता है, क्रॉस। क्रॉस क्यों करते हैं, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इसको यूज, और 60 डेज में ट्रांसफरी यानी कि मिस्टर बी SH4 शेयर सर्टिफिकेट किसको भेज देता है, कंपनी को। समझ में आया। 60 डेज कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब जब दोनों पार्टी ने क्या कर दी, साइन। फिर कंपनी अगर सेटिस्फाइड है तो रोम में नाम पहले किसका लिखा हुआ था, ट्रांसफरर, अब किसका नाम लिख देंगे, शेयर सर्टिफिकेट पे पहले किसका नाम था, ट्रांसफरर, किसका नाम लिख देंगे, इसका रिप्लाई कर देगी 1 महीने में। कितने महीने में, 1 महीने में। और अगर रिजेक्ट करना है तो कितने दिन में रिजेक्ट करेगी, 30 दिन। ध्यान रखना, 1 महीने में 28 भी हो सकते हैं, 1 महीने में 30 भी हो सकते हैं, 1 महीने में 31 भी हो सकते हैं। तो हां बोलने के समय कितना समय है, 1 महीना। ना बोलने के लिए स्पेसिफिक है कितना, 30 दिन। तो अगर आपको मना कर दिया, ट्रांसफरी को मना कर दिया कि तेरे नाम का शेयर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तेरा नाम रोम में नहीं लिखेंगे, और ट्रांसफरी को लगता है कि मैं तो सारे कंप्लेंट्स करे, ये मुझसे खुन्नस निकाल रही कंपनी, तो वो अपील कर सकता है। अपील किसको करेगा मेरे बच्चे, एनसीएलटी। ये सब वैसे ही हटने वाला है 1.5 साल बाद, है ना। फिजिकल का है ना, सब फिजिकली पढ़ रहे हैं फिजिकल शेयर्स का, तो एनसीएलटी के पास अपील करेंगे। प्राइवेट कंपनी के शेयर से तो कितने दिन में अपील करेंगे, 30 दिन। पब्लिक कंपनी के शेयर से तो कितने दिन में अपील करेंगे, 60 दिन। देखो 30 दिन में उसने मना किया, अगले 60 दिन में या 30 दिन में क्या कर देंगे, अपील। अच्छा प्राइवेट कंपनी के हैं तो अगले 30 दिन में क्या करेंगे, अपील। तो टोटल कितने दिन हो गए, 60। 30 दिन का वेटिंग पीरियड, 30 दिन में अपील। अगर पब्लिक कंपनी की बात करें, 30 दिन का वेटिंग पीरियड, 60 दिन में अपील, तो कितने हो गए, 90। तो मान लो अगर कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया तो हम घुमा के भी लिख सकते हैं, 60 दिन में अपील, 90 दिन में अपील एनसीएलटी के पास। और एनसीएलटी क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर देगा या ऑर्डर पास करेगा। सुनवाई करने के बाद डिसमिस कर देगा या ऑर्डर किसको पास करेगा, कंपनी की। कंपनी उसका नाम लिख, ट्रांसफर का नाम क्यों नहीं लिखती है, फिर कंपनी 10 दिन के अंदर रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम लिख देगी। बोलो आया, अरे आया। तो ये हो गया हमारा 56, इसके अंदर आ गया 59, 58 भी आ गया अपील करने का, और 59 भी आ गया। अब 57 बीच में बचा हुआ है। 57 किसका होता है, पर्सोनेशन। पर्सोनेशन मतलब बहरूपिया। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, लेकिन एक्चुअल में कंपनी का शेयर होल्डर, वो कंपनी बोलता है मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, लेकिन एक्चुअल में कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है। तो बेटा ध्यान रखना, उसके ऊपर पेनल्टी है। जब बाद में पता चलेगा ना कि वो, जैसे रिलायंस कंपनी के मुकेश जी ने बोला कि मैंने काव्या की कंपनी के शेयर्स ले लिए हैं, उसके शेयर्स ले लिए हैं, सबने बोला अरे यार अच्छी कंपनी होगी, अपन भी ले लेते हैं। बाद में पता पड़ा मुकेश जी बोल रहे मैं तो मजाक कर रहा था, जिसके चक्कर में लोगों ने पैसे लगा दिए, डूब गए तुम्हारे पैसे। तो मुकेश जी के ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी, क्योंकि वो बहरूपिया शेयर होल्डर जैसा प्रिटेंड कर रहा, लेकिन शेयर होल्डर बोलो आया।
पेनल्टी याद कर लेना काम की है। इसके बाद सेक्शन नंबर 60 भी होता है। सेक्शन नंबर 60 क्या होता है कि कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, पब्लिश करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ती है, पब्लिश करनी पड़ती है। जैसे न्यूज़पेपर, जो भी ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं वहां पे उसको अपनी ऑथराइज कैपिटल क्या करनी पड़ती है, पब्लिश, यानी कि पब्लिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। समझ में आया। 61, अब सेक्शन नंबर 61 किसका है, ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। क्या कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन कर सकती है, क्या कंपनी अपने शेयर कैपिटल को में बदलाव कर सकती है। ऑल्टरेशन मतलब बढ़ाना या कम करना। शेयर कैपिटल मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल। कौन सी कैपिटल, तो ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो इसके लिए कितनी कंडीशन है, 3। एओए में क्या होना चाहिए, प्रोविजन। इसके लिए क्या पास करेगी, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और एनसीएलटी की अप्रूवल लेने की जरूरत। और कितने तरीके से कर सकते हैं, 5। ऑल्ट्रेशन कितने तरीके से कर सकते हैं मेरे बच्चे, 5 तरीके से। कितने तरीके से कर सकते हैं, 5 तरीके से ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला, ऑथराइज कैपिटल को क्या करके इंक्रीज। दूसरा, सब डिवाइड। तीसरा, कंसोलिडेट, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और कैंसिलेशन। अब जैसे मेरी ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स 10 रुपए का एक। इंक्रीज कैसे करूंगा, 50,000 से इंक्रीज कर दी तो ऑथराइज कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज। तो इसके लिए एओए में क्या होना चाहिए, प्रोविजन। इसके लिए क्या पास करेंगे, ओआर। अच्छा, इसमें एमओए भी ऑल्टर्ड होगा। एमओए का कैपिटल क्लोज जो अपन ने पढ़ा नहीं था, वहां फ्लो चार्ट में नहीं था क्योंकि यहां पे आ गया। तो एमओए के कैपिटल क्लोज में भी क्या हुआ, चेंज। ध्यान रखना, एमओए को ऑल्टर करते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन कैपिटल क्लोज में चेंज करेंगे तो क्या लगेगा, ओआर। सेक्शन नंबर 61। सब डिवाइड, सब डिवाइड मतलब बड़े से पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट। जैसे 10 रुपए का शेयर था, उसको कितने का शेयर बना दिया, 1 रुपए का। कंसोलिडेट, छोटे छोटे पार्ट को एक बड़ा सा रूप देना। 10-10 वाले शेयर्स को कितने का बना दो, रहेगा तो टोटल उतना ही, बट नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, कम। या कैंसिलेशन, अच्छा कैंसिल कौन से शेयर्स को कर सकते हो, अनइशूड या सिर्फ अनइशूड या अनसब्सक्राइब शेयर्स को ही हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। क्योंकि इसके अलावा कोई और शेयर्स कैंसिल करे तो उससे क्या होता है, मेंबरशिप समाप्त हो जाती है। तो सिर्फ कौन से शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं, अनइशूड जो अभी तक इशू, क्योंकि उसको कैंसिल भी किया तो किसी की मेंबरशिप पे फर्क, या अनसब्सक्राइब। तो इसके लिए ओआर लगेगा, एमओए में ऑल्टरेशन, और एक फॉर्म फाइल करेंगे। कौन सा फॉर्म, SH7। किसके पास, ऐसा सेक्शन नंबर 64 बोलता है कि जब भी ऑल्टरेशन करेंगे कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, SH7। किसके पास, आरओसी के पास। बोलो आया समझ, अरे आया क्या, यहां तक किसी को डाउट। तो जब भी ऑल्टरेशन करेंगे तो कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, SS7। SS7 न केवल ऑल्टरेशन में बल्कि प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में भी फाइल होता है। सेक्शन नंबर 64 बोलता है SH7 आरओसी के पास जाएगा, न केवल ऑल्टरेशन बल्कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी जाएगा। इवन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है कि डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करो, सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन नंबर 4 और 5, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करता है कि डिबेंचर को किसमें कन्वर्ट करो, इक्विटी शेयर्स। तो उस केस में भी क्या होगा मेरे बच्चे, SH7 फाइल होगा। डन मेरे बच्चे, अरे आया। अब आता है अगला सेक्शन 66, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। क्या कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है, क्या कंपनी अपने शेयर, तो कौन सी शेयर कैपिटल अदर देन ऑथराइज, ऑथराइज के अलावा कोई दूसरी कैपिटल कम कर सकती है, हाँ, क्योंकि ऑथराइज कम करेगी तो ऊपर सेक्शन नंबर 61, ऑथराइज के अलावा कोई कैपिटल कम करती है तो क्या बोलेंगे, सेक्शन नंबर 66। अब इसमें 3 प्रोविजन, एओए में क्या होना चाहिए, प्रोविजन, क्या पास करेगी, एसआर और एनसीएलटी की अप्रूवल। रिडक्शन करने के तरीके क्या हैं, 5 तरीके हैं। पे ऑफ कर देगी, कैश में पैसा वापस कर देगी, या असेट्स को कैपिटल से राइट ऑफ करेगी, अकाउंट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आता है ये चीज, या रिड्यूस द लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर, या एक्सटिंग्विश द लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर। इन पांचों का कॉम्बिनेशन, सॉरी चारों का कॉम्बिनेशन, इन चारों के कॉम्बिनेशन से भी हम रिडक्शन कर सकते हैं। तो 5 तरीके हो गए। प्रोसीजर क्या रहेगी, पहले कंपनी के चेक करेगी एओए में प्रोविजन है कि, बोर्ड मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा, बीआर, जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा, एसआर, एसआर पास किया तो कौन सा फॉर्म, MGT 14, और किसकी अप्रूवल लेनी है, NCLT।
अब एनसीएलटी की अप्रूवल कैसे लेंगे? कंपनी एप्लीकेशन देगी कौन से फॉर्म में? RSC1 में। किसके पास जाएगी? एनसीएलटी के पास। और एनसीएलटी इसकी कॉपी किसके पास भेजेगी? 4, सेंट्रल गवर्नमेंट, ROC, क्रेडिटर और सेबी। इनको बोलेगी तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है क्या तुम चारों को? ये कंपनी आई है मेरे पास, रिडक्शन के लिए पूछ रही है, रिडक्शन करने के लिए परमिशन मांग रही है, तुम चारों का कोई इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है क्या? 3 महीने का समय देती है। 3 महीने में अगर इनसे एनओसी आ गया, अच्छा 3 महीने में कोई रिप्लाई नहीं दिया तो भी एनओसी मान लेंगे। तो एनसीएलटी क्या पास कर देगा? ऑर्डर। किसको? कंपनी को, कि जा कंपनी तो अपने शेयर कैपिटल में क्या कर ले? रिडक्शन। और कंपनी इस ऑर्डर की कॉपी किसको फाइल कर देगी? ROC। फिर अगला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिमिनिशिंग इन शेयर कैपिटल या रिडक्शन विदाउट अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। हमने देखा रिडक्शन जब भी करना है किसकी अप्रूवल लगेगी? एनसीएलटी। लेकिन कुछ रिडक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एनसीएलटी की अप्रूवल कौन कौन से? कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, याद करो सेक्शन नंबर 61 सबसेक्शन नंबर 1 क्लोज नंबर ई, अभी पढ़ा कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। अनइशूड और अनसब्सक्राइब शेयर्स को अपन कैंसिल कर रहे थे, तो वो कौन सी कैपिटल कम हुई थी? ऑथराइज। क्या इशूड सब्सक्राइब इन पे फर्क पड़ रहा था क्या? तो रिडक्शन है ही नहीं, तो एनसीएलटी की अप्रूवल लेने की भी जरूरत। या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करेंगे तो उसमें चाहे प्रेफरेंस शेयर्स कम हो जाएंगे फिर भी एनसीएलटी की अप्रूवल लेने की जरूरत। इसको डिटेल में हम लेक्चर में देख चुके हैं, है ना। बायबैक करते हैं तो उसमें भी हमको एनसीएलटी की पूछने की जरूरत। सेक्शन नंबर 230 क्या होता है? मर्जर अमलगमेशन। मर्जर अमलगमेशन में भी अगर कंपनी की शेयर कैपिटल डाउन जा रही है तो उसमें अलग से एनसीएलटी की अप्रूवल लेने की जरूरत। क्यों? मर्जर अमलगमेशन में ही एनसीएलटी की अप्रूवल लेते हैं, क्या रिडक्शन के लिए अलग से लेंगे क्या? नहीं। फॉरफीचर और सरेंडर ऑफ शेयर्स, इनमें भी अपन को एनसीएलटी की अप्रूवल लेने की जरूरत। अब सवाल पैदा होता है फॉरफीचर और सरेंडर में डिफरेंस क्या है? तो सुनना, फॉरफीचर और सरेंडर में सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। दोनों के बारे में कंपनी लॉ में प्रोविजन, दोनों के बारे में प्रोविजन कहां दे रखा है? एओए में। और दोनों का रीजन भी है अनपेड ऑफ कॉल्स। सुनना, सरेंडर का मतलब होता है शेयर होल्डर को लगता है कि मैं फ्यूचर में कॉल्स का पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो कंपनी फॉरफीचर करेगी तो नाम खराब होगा, तो पहले ही सरेंडर कर दो। और फॉरफीचर मतलब कंपनी छीन लेगी। तो डिफरेंस एक ही है, सरेंडर में इनिशिएटिव कौन दिखाता है? शेयर होल्डर। और फॉरफीचर में इनिशिएटिव कौन करता है? कंपनी। बोलो आया क्या? अरे आया। तो ये आपका हो गया मेरे बच्चे कौन सा सेक्शन नंबर? अरे कौन सा? 66। सेबी को तब भेजेंगे जब कंपनी लिस्टेड होगी, अनलिस्टेड में नहीं भेजेंगे, ओनली लिस्टेड में। बोलो यहां तक आया? नहीं लगती। सेक्शन नंबर 61 में एनसीएलटी की अप्रूवल नहीं लगती है, 66 में, क्योंकि ऑथराइज के अलावा दूसरी कैपिटल में कम करते हैं। डन मेरे बच्चे? आया समझ? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय राम जी।